देखो, अगला जो तुम लोगों का टॉपिक है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड सवाल वाला, ठीक है क्या? इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। उसमें जब भी तुम अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाओगे तो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में बनाना, पहली बात। और दूसरा, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक सादा सा एक कंसेप्ट है, ठीक है क्या? इसमें तुम्हें दो टाइप के कैटेगरी के सवाल मिलेंगे, ठीक है क्या? जैसे पहली कैटेगरी के जो तुम्हारे सवाल हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर कैटेगराइज कर दूं तो टाइप वन में तुम्हारे पास ये आ जाएगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, ठीक है। वो हो गया ये वाले सवाल, ये, ठीक है, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, और दूसरी कैटेगरी के सवाल जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में तुमको अपना एक्सप्रेशंस लिखना पड़ता है। वैसे तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सवालों में भी तुमको टाइम के रेस्पेक्ट में ही अपना एक्सप्रेशंस बनाने हैं, बट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में एक कंसेप्ट इन्वॉल्व रहता है, सादा सा एक कंसेप्ट जिसको समझने में हार्डली 1 मिनट लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ही ट्रेडिशनल सा सवाल है, ठीक है क्या? हर बार तुम्हारे पास हर साल इसके बेसिस पर तुम सवाल फेस करते हो एक्चुअल में, ठीक है क्या? 10 सीबीएसई के पेपर में। और स्कूल एग्जाम्स का भी ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ठीक है क्या? और बेसिकली मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि इस साल में तुम जो भी इंसान क्लास 10th में है, वो इस सवाल को अपने स्कूल एग्जाम में या फिर 10 सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में एनकाउंटर ना करे, ठीक है क्या? तो ट्रेडिशनली बहुत ही पॉपुलर सा सवाल है ये, ठीक है क्या? एनीवेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को, जैसे अगर स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुम्हें कंसेप्चुअली तो तुम स्ट्रांग हो, बट तुम्हें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मीनिंग नहीं पता, तो तुम उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है क्या? तो इस टाइप के सवाल में जो कि मैंने मार्क करके दिए हैं यहाँ पर, 1 2 और फिर 10 से लेकर 13, इन सवालों में तुम्हें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का पहले तो मीनिंग पता रहना चाहिए, ठीक है क्या? अच्छा, उसके बाद फिर इन सवालों को तुम सॉल्व करना शुरू कर देना। बाकी के जो सवाल हैं उसमें मैं कुछ और कैटेगरीज तुमको बना के दे दूंगा, 1 2 टाइप के उसमें जो सवाल है, सभी टाइप के सवालों में, चाहे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो, चाहे और भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का कोई भी सवाल हो, तुम्हें जो एक्सप्रेशंस बनाने हैं, तुम्हें उसमें ये बात ध्यान में रखनी है, टाइम के रेस्पेक्ट में तुम्हें अपने एक्सप्रेशंस बनाने हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में तुम्हें अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाने होंगे, ठीक है? बात, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले जो सवाल हैं उसके लिए पहले तुम्हें ये पता रहना चाहिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है करके, उस जैसे सवालों का, ठीक है क्या? उस चीज को देख लो पहले यहाँ पर। लेट्स से, अगर मेरे पास एक बोट है, ठीक है क्या? सबसे पहले तो अपने पास एक रिवर है, और उस रिवर में हमेशा पूरे क्लास 10th में जब भी तुम हो, जब तक तुम हो, तब तक ऐसा मान के चलना, रिवर कैसा नीचे की तरफ बह रही है, ऐसा, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा नीचे की तरफ बह रही है, ठीक है क्या? अच्छा, तो बहुत ही सादा सा फंडा है। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास एक बोट है, और स्टिल वाटर में उस बोट की जो स्पीड है वो मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। और जो स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है बात, वो मुझे यहाँ पर दे रखा है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, वो मान लेते हैं मुझे दे रखा 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा, ठीक है बात। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ, अब अगर तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाने हैं, मान लेते हैं मुझे 30 किलोमीटर जाना है, और लेट्स से डाउनस्ट्रीम के लिए एक बार एक्सप्रेशन बनाएंगे और अपस्ट्रीम के लिए एक बार एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन किस चीज का बनाना है हम लोगों को? टाइम का। जैसे अब इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर मैं तुम्हें कहूं कि 30 किलोमीटर नीचे आना है मेरे को, ठीक है क्या? ये ऐसा 30 किलोमीटर नीचे जाना है, तो इस बात का ध्यान रखना, नीचे जब भी तुम आओगे तो जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो तुमको मदद करेगी। जो स्ट्रीम है बेसिकली जो नदी का बहाव है, वो क्योंकि तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जो तुम्हारी नेट स्पीड होगी वो 30 + 10 होगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है क्या? तो फॉर डाउन स्ट्रीम, नेट स्पीड मेरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? 30 + 10। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है बात, ऐसा। और अपस्ट्रीम के दौरान अगर मान लेते हैं मैं ये बोलता हूँ, ठीक है क्या, कि मुझे अपस्ट्रीम जाना है, लेट्स से, ठीक है, 40 किलोमीटर मान लेते हैं मेरे को अपस्ट्रीम जाना है, ऐसा, तो नेट स्पीड मेरे पास कितनी हो जाएगी? ये हो गया अपस्ट्रीम के लिए, ऐसा, फॉर अपस्ट्रीम, ठीक है क्या? फॉर अपस्ट्रीम अगर 40 किलोमीटर मेरे को अगर ऊपर जाना है तो नेट स्पीड मेरे पास कितनी बैठेगी? 30 - 10, 30 - 10 मेरे पास नेट स्पीड होगी। वाई? बिकॉज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज अगेंस्ट माई डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है के बाद, अगर मैं ऊपर की तरफ अगर जा रहा हूँ ना,
तो उसमें मेरी बोट का जो मूवमेंट है वो स्ट्रीम के मूवमेंट के अपोजिट है, इसलिए जो मेरी नेट स्पीड होगी वो 30 से कुछ कम होगी। और कितना कम होगी? 10 किलोमीटर पर आवर कम होगी, जितनी स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है क्या बात? तो इस तरह से नेट स्पीड लिखी जाती है। ठीक है क्या? जैसे यहाँ पर देखो, 30 किलोमीटर नीचे आने में मेरे को जो टाइम लगेगा दैट वुड बी 30 + 10। टाइम का एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाता है? डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। ठीक है एक बात। सिमिलरली अगर यहाँ तुम अपस्ट्रीम के केस में देखो तो उसमें टाइम का जो एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा कैसे लिखूंगा? 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाना है और स्पीड मेरी कितनी रहेगी? 30 - 10, ऐसा इतना टाइम मेरे को लगेगा इन आवर्स। ठीक है एक बात। ऐसा टाइम, इसकी यूनिट क्या रहेगी? आवर्स में रहेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊपर तुम्हारे पास किलोमीटर में डिस्टेंस है और नीचे स्पीड जो है तुम्हारे पास किलोमीटर पर आवर। ठीक है बात। अच्छा, तो अगर इसे वेरिएबल के टर्म्स में अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं u किलोमीटर पर आवर है। ठीक है क्या? और स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं तुम्हारे पास v किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्या? ये लेट्स से स्पीड ऑफ स्ट्रीम है और ये मान लेते हैं स्टिल वाटर स्पीड है, स्टिल वाटर स्पीड। ठीक है, किसकी? बोट की। मतलब जब अगर नदी में कोई बहाव अगर नहीं होता तो जो बोट की स्पीड रहती वो v है। ठीक है के बाद, और अभी बोट वगैरह कुछ भी नहीं है, नदी कैसे बह रही है? नीचे की तरफ, और किस स्पीड के साथ बह रही है? u स्पीड के साथ बह रही है। तो उसमें बस एक बात का तुमको ध्यान में रखना है, फॉर अपस्ट्रीम नेट स्पीड कितनी हो गई? v - u। ठीक है, ये बात किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम के लिए तुम्हारे पास नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? v + u किलोमीटर पर आवर। ठीक है बात, ऐसा। ठीक है ये चीज, तो इन बातों को अपने को ध्यान में रखना। ठीक है बात। अपस्ट्रीम में ये स्पीड रहेगी, डाउनस्ट्रीम में ये स्पीड रहेगी। अच्छा, अब जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना सिखा देता हूँ। ठीक है क्या? कि भाई काम करना कैसे। जैसे मान लेते हैं अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तुम्हें, लेट्स से मान लेते हैं मैंने इन्हीं वेरिएबल्स के साथ काम किया और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम कितना होगा? या फिर मैं ये बोलता हूँ कि 30 किलोमीटर में अपस्ट्रीम गया, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। ठीक है के बाद, और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया, डाउनस्ट्रीम आया। द टाइम टेकन वॉज मान लेते हैं 2.5 आवर्स। ठीक है के बाद, तो इस चीज को मैथमेटिकली तुम कैसे लिखोगे? इस चीज के लिए जो टाइम लगा, हमेशा टाइम का ही एक्सप्रेशन लिखना है तुमको, ये बात ध्यान में रखना। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा अपने को? डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपन क्या लिखेंगे? v - u। ठीक है क्या? ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होगी, नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ेगी। टोटल टाइम अपने को लिखना है। तो नीचे आते वक्त जो तुम्हारे पास टाइम लगेगा तुमको टोटल, वो चीज कितनी हो जाएगी? ये इतनी। नेट स्पीड, ये नेट स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम, नेट स्पीड फॉर अपस्ट्रीम। ठीक है बात। अच्छा, तो इस चीज को हमें किसके इक्वल करना पड़ेगा? 5/2 के। यहाँ दे रखा है ना कि 2.5 घंटे लगे करके। 2.5 इज नथिंग बट 5/2। ठीक है एक बात, ऐसा। तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहा। इस चीज का जो ट्रांसलेशन बना, इस इंग्लिश स्टेटमेंट का जो ट्रांसलेशन बनेगा वो क्या बना? ये। ठीक है बात। अच्छा, अब बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट बात, इसमें जहां पर अक्सर लोग गलती करते हैं और यही इसका कोर पॉइंट है। ठीक है ये बात, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि लेट्स से मुझे अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम आने में, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, मान लेते हैं जिस पॉइंट से मैं चला, यहाँ से जैसे चला और एक पॉइंट तक पहुंचा, मान लेते हैं 30 किलोमीटर ऊपर तक मैं गया, और फिर उसके बाद वापस से इसी पाथ में मैं वापस से उसी पॉइंट पर आ गया जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है ये बात। तो पहले तो मैं ऊपर गया 30 किलोमीटर, पहले तो मैं ऊपर गया और उसके बाद फिर वापस से उसी पाथ के जरिए, कैसे भी पाथ के जरिए वापस से उसी पॉइंट पर आ गया, सेम सेम पाथ में। ठीक है क्या? जिस पाथ से मैं गया उसी पाथ से वापस भी आ गया, ऐसा। अच्छा, अब अगर तुम्हें दे रखा है कि अपस्ट्रीम में जितना मुझे वक्त लगा, ठीक है क्या, वो ज्यादा लगेगा, ये बात ध्यान में रखना, कंपेयर टू जितना टाइम तुम्हें तुम्हारी बोट को डाउनस्ट्रीम आने में लगेगा। ठीक है ये बात। ऐसा इसीलिए, अगर डिस्टेंस अगर समान है, मान लेते डी डिस्टेंस अगर तुम ट्रैवल अगर कर रहे हो, ठीक है क्या, तो अपस्ट्रीम जाने में तुमको जो स्पीड मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है क्या, और
वही डी डिस्टेंस अगर तुम्हें डाउनस्ट्रीम में आकर अगर ट्रैवल अगर करनी है तो उस टाइम पे जो अपने को टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, ये बात ध्यान में रखना। कीपिंग द न्यूमरेटर सेम, अगर डिनोमिनेटर अगर बड़ा अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ओवरऑल वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू घट रही है। ठीक है, जैसे अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर अगर मैं सेम रखता हूँ, ठीक है क्या, और एक का डिनोमिनेटर 4 रखते हैं, एक का 5 रखते हैं, ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी। यहाँ देखो ये है तुम्हारे पास 0.6 और ये कितना है अपने पास 0.75। तो जैसा मैं कह रहा था, अगर न्यूमरेटर अगर तुम लोगों का सेम है और उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर तुम बढ़ाते हो, ठीक है एक बात, तो वो फ्रैक्शन ओवरऑल घट जाता है। ठीक है क्या, डिनोमिनेटर जितना तुम बढ़ाओगे उतना फ्रैक्शन की वैल्यू घटती जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना। अगेन मान लेते हैं डी दूरी एक बोट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है और फिर सेम पाथ से उसी सेम दूरी को वो डाउनस्ट्रीम भी ट्रैवल कर रही है और वापस से वहीं पहुंच जा रही है जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो उसमें टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम वो कितना हो जाएगा, डी बाय वी माइनस यू। टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रैवल वो कितना हो जाएगा, डी बाय वी प्लस यू। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें ये वाला टाइम इसको अगर मैं T1 बोलूं और ये वाला टाइम इसको अगर मैं T2 बोलूं, देन क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर तुम्हारे पास बड़ा है और न्यूमरेटर तो दोनों में ही समान है, तो इसीलिए तुम ऐसा पक्का बोल सकते हो कि T2 विल बी लेस देन T1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है क्या, तो ये वाला जो टाइम था तुम्हारे पास ये अपस्ट्रीम वाला टाइम था, तो अपस्ट्रीम में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अपस्ट्रीम टाइम इज ऑलवेज मोर। ठीक है बात। तो अगर कभी सवाल में तुम्हें ऐसा दिया जाए कि भाई ऊपर जाने में या फिर मैं कहूँ अपस्ट्रीम जाने में और जो डाउनस्ट्रीम आने में जो डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे को लगा, मान लेते 1.5 घंटा लग गया, ठीक है क्या, कि भाई एक सवाल में तुमको ऐसा लिखा हुआ है कि मैं 30 किलोमीटर ऊपर जाकर फिर वापस से उसी पॉइंट पर जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया, और जितना टाइम मेरे को ऊपर जाने में लगा और जितना टाइम मेरे को नीचे आने में लगा उसमें डिफरेंस वॉज 1.5 आवर्स ऐसा। ठीक है क्या, तो डिफरेंस इन टाइम अगर तुमको दिया हुआ रहे, ठीक है क्या, डिफरेंस इन टाइम अगर अपने को दिया है 1.5 आवर ऐसा, ठीक है क्या, तो उसमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम, ठीक है क्या, वो चीज तुम्हारे पास 3/2 आवर्स रहेगी, ये बात का ध्यान रखना तुमको। ठीक है बात। अपस्ट्रीम का टाइम यानी मान लेते 30 किलोमीटर वो ऊपर गया तो उसको टाइम कितना लगेगा, इतना, और डाउनस्ट्रीम का टाइम अगर वो 30 किलोमीटर वापस से उसी पाथ के जरिए अगर वो वापस उसी पॉइंट पर आ रहा है जहां से उसने शुरू किया था, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 30/v+u ऐसा। और ये चीज किसके बराबर है, 3/2। इसमें ये बात ध्यान में रखना, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है क्या, ये ऐसा लिख देते हैं, ठीक है क्या, ऐसा लिख देते हैं विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और डाउनस्ट्रीम वाला जो टाइम है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है क्या, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अपस्ट्रीम का टाइम, ठीक है क्या, अपस्ट्रीम का टाइम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ये वाला डाउनस्ट्रीम का टाइम। ठीक है क्या, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में अच्छे से बिठा कर रखना। ठीक है बात। तो अब सवाल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है क्या, जो मुझे चीजें एक्चुअल में सिखानी थी वो मैं सिखा चुका ऑलरेडी। ठीक है क्या, अब एक दो सवाल तुम देख लो क्विकली, ठीक है क्या, उसका स्टेटमेंट मैं तुम्हें वर्बली डिक्टेट कर दूंगा, उस चीज को तुम्हें फेयर कॉपी में अपने लिखना पड़ेगा। ठीक है क्या, जैसे यहाँ देखो कोई सा भी सवाल उठा लेते हैं, लेट्स से दूसरा सवाल उठा लेते हैं अपन, ठीक है, सेकंड वाला सवाल उठा लेते हैं। एक मोटर बोट है जिसकी 9 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में स्पीड है, अच्छी बात है। इट गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अच्छा, तो 15 किलोमीटर वो नीचे जाती है और फिर उसके बाद वापस से ऊपर चढ़ के उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो 15 किलोमीटर नीचे जाना, 15 किलोमीटर ऊपर आना, इसका टोटल टाइम अपने को दे रखा है 3 hour 45 minutes। ठीक है क्या, अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहली जो जरूरी चीज है, जो टाइम की यूनिट्स है उसमें देखो स्पीड जो तुमको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है स्टिल वाटर में, जो दूरियां तुमको दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो टाइम जो अपना होना चाहिए वो पूरा पूरा आवर में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइम है उस चीज को अपन ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो 3 hour 45 minutes ऐसा। ठीक है, जो अपने पास टाइम है इसको पहले ठीक कर लेंगे अपन, 3 hour 45 minutes। ठीक है, सवाल मैं तुम्हें वापस से डिक्टेट कर देता हूँ। 15 किलोमीटर वो बोट पहले तो नीचे आई, ठीक है, इस पॉइंट पर, और उसके बाद फिर वापस इसी पाथ के जरिए 15 किलोमीटर वो ऊपर चढ़ के वापस वहीं पर पहुंच गई जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। ठीक है क्या, अच्छा, स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड ठहरी, स्टिल वाटर में
स्पीड इन स्टिल वाटर, वो चीज कितनी है अपने को 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। एक बार स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अपने को निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने को निकालना है। सवाल वापस से देख लो, एक ही इलस्ट्रेशन में लेने वाला हूं, उसके बाद के तुमको करने हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छे से देखोगे समझोगे इस चीज को, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो तुमको दोबारा से देखना पड़े एक बार, ठीक है। चीजें थोड़ा सा मैंने क्विकली ली है, अगर किसी को ऐसा नहीं लगता है स्पीड तेज नहीं है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जिसको लग रहा होगा कि स्पीड तेज है वो थोड़ा सा वापस से उस वीडियो को देख लेना, ठीक है क्या। अच्छा, तो यहाँ देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैं मान लेता हूँ कि u किलोमीटर पर आवर है, ठीक है क्या। जो टोटल टाइम मेरे को दे रखा वो कितना दे रखा है, टोटल टाइम अपने को दे रखा था 3 आवर्स 45 मिनट्स। अब देखो जो 45 मिनट्स है उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, तो 3 प्लस 45/60, ठीक है। 3 आवर प्लस ये 45 मिनट्स है, उसको डिवाइड करूंगा अगर मैं 60 से तो आवर्स आ जाएंगे, तो 45/60 ये टोटल मेरे पास आवर्स आ जाएंगे। ये चीज कितनी आएगी, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 3 प्लस 3/4 दैट बिकम्स 15/4 आवर्स, ठीक है। एक बार ऐसा, ठीक है ये चीज। तो एक बार जो गिवन डाटा है उसको मैं वापस से दोहरा देता हूँ, क्या निकालना है उसको भी मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम सॉरी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जब पानी रुका हुआ है तब वो कितनी है तुम्हारे पास 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब 15 किलोमीटर वो बोट जो ठहरी अपनी नीचे आई, ठीक है क्या, ऐसा नीचे, और फिर वापस से उसी बात को फॉलो करके वापस से उसी पॉइंट पर वो वापस आ गई, ठीक है क्या। अच्छा, तो 15 किलोमीटर नीचे जाना, 15 किलोमीटर ऊपर आना, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। दूसरा, इस कार्य में उसको टोटल टाइम जो लगा वो 3 घंटे 45 मिनट लगे, यानी कि उसको 15/4 आवर्स इतने लग गए, ठीक है बात। अच्छा, तो अब अपने को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, ठीक है बात। तो हम लोगों ने मान लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम तुम्हारे पास कितनी है, u किलोमीटर पर आवर है, बहुत बढ़िया। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, अपस्ट्रीम के लिए जो उसको टाइम लगा, अपस्ट्रीम वाला टाइम, ठीक है क्या, अपस्ट्रीम वाला टाइम, इस चीज को लिखो थोड़ा ध्यान से, अपस्ट्रीम वाला टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम वाला जो टाइम था, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में ही हमेशा अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना। ये टोटल अपने को कितना दिया है 15/4, और एक्सप्रेशन बनाते वक्त यूनिट्स वगैरह नहीं लिखनी है, ठीक है बात। तो अपस्ट्रीम वाला जो टाइम है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। अब स्पीड कैसे लिखते हैं, अपस्ट्रीम के वक्त में स्पीड, नेट स्पीड कैसे लिखी जाती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये, प्लस डाउनस्ट्रीम का जब टाइम तुम लिखोगे तो डाउनस्ट्रीम वाला टाइम में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, वही 15, तो उतना ही वो नीचे गया उतना ही वो ऊपर आया। अच्छा, और इस वक्त डाउनस्ट्रीम के टाइम पे तुम्हारे पास नेट स्पीड कितनी बनेगी, उस वक्त जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो एड कर रहा होगा, वो मदद कर रहा होगा बोट के मूवमेंट को, इसका मतलब जो नेट स्पीड रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गड़बड़ी कर देते हैं, कई बार u-9 लिख देते हैं, ये बात ध्यान में रखना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नेवर बी ग्रेटर देन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम is always less than speed of boat in still water, वरना तो बोट ऊपर ही नहीं जा पाएगी ना, ठीक है बात। बोट अगर ऊपर जा रही है then the speed of boat in still water has to be greater than speed of stream, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये चीज मेरे को टोटल कितना दे रखी है 15/4 ऐसा, ठीक है बात। तो इस एक्सप्रेशन को लिखना मैंने अच्छे से सिखा दिया है तुम्हें, ठीक है बात। अब जो जो सवाल मैंने सर्कल करके तुम्हें दिए हैं एक्सरसाइज शीट में, ठीक है क्या, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद 10 11 12 13, ठीक है क्या, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। वापस से वीडियो को उसमें पीछे करके बैक करके उसमें देख लेना कौन कौन से सवाल मार्क करके दिए हो। ये एक्सप्रेशन जिसको लिखना आता है उससे सारे सवाल अपने आप बन जाएंगे, ठीक है क्या। इस वीडियो को लगे तो एक बार और देख लेना, ठीक है, सारे कंसेप्ट अच्छे से तुम्हें समझाए गए, ठीक है बात। एक सवाल भी करके दिखा दिया गया इसी के जैसा, अब बाकी के सारे सवाल तुम इसके जैसे करके मेरे को भेजना, उसे तुम्हें चेक करके वापस से दे दिया जाएगा, ठीक है बात। ठीक है, तो फिर आज के लिए ओवर करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जो तुम्हारा होमवर्क है दैट इज एक तो तुमको एज रिलेटेड सारे सवाल कर लेने हैं, और दूसरा ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सारे सवाल कर लेने हैं आज के लिए, बस बहुत ही कम सा होमवर्क है, ठीक है क्या। 10 12 सवाल हैं तुम्हारे एज रिलेटेड वाले प्रॉब्लम्स, और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के 5 अच्छे हैं, ठीक है बात।
बाकी के सवाल अगर तुम चाहो, अच्छा नहीं अभी मत उसको अटेम्प्ट करना, मैं थोड़ा सा और इलस्ट्रेशन जब लूंगा उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, ओके देन।